नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइलेंस प्लीज़। शांति के साथ साथ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। हमने छोटी क्लास से चुनाव के बारे में पढ़ते आए हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में और अलग अलग कंट्रीज़ में चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया होती हैं। स्कूलों को भी चुनाव केंद्र में बांट दिया जाता है। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं चुनाव से ही। तो जो चुनाव होता है वो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में ही पाया जाता है। जहाँ पर राजतंत्र होता है वहाँ पर चुनाव नहीं होता है। वहाँ पर सीधा वंशानुगत रूप में उसका अलग उत्तराधिकारी चुना जाता है। लेकिन जहाँ पर चुनाव होता है वहाँ पर लोकतंत्र भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जनता के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं, जनता के लिए करवाया जाता है, जनता के हित के लिए किया जाता है। चुनाव लोकतंत्री शासन व्यवस्था का आधार है। बिना लोकतंत्र के चुनाव और चुनाव के बिना लोकतंत्र बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये असंभव माना जाता है। जहाँ पर चुनाव होगा वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था कुछ न कुछ परसेंट पाई जाएगी। जहाँ पे लोकतंत्र होगा वहाँ पे चुनाव तो होंगे। शासन में प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वप्रथम शासन व्यवस्था का आधार है, परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्य का आकार विशाल होने की वजह से जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार को नहीं चुन पाती है और ना ही उनके कार्यों में भाग ले पाती है। इसीलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया गया है और इसी के साथ प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हैं। मतलब कि इतने बड़े देश में सब कोई राजनीति में भाग नहीं ले पाता है, सब कोई अपना नेता नहीं चुन पाता है। इसलिए हमारे द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि को हम विधानसभा में भेजते हैं। विधानसभा में आगे के चुनाव कार्य होते हैं जो उच्च पद के लिए होते हैं, वो लोग हमारे नेताओं को चुनते हैं। प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक, समानुपाती प्रतिनिधित्व, एकल दलीय प्रणाली और भी बहुत सारे हमारे देश में पाई जाती हैं चुनाव करने की प्रणाली। भारतीय संविधान ने भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की व्यवस्था की है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार तो आपको पता ही है कि जो 18+ होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही मत देने का या वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जो 18 साल से कम होते हैं या 18 साल की आयु से कम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी में भाग लेने का होता है और ना ही किसी चुनाव चिन्ह पे खड़े होने का अधिकार उनको दिया जाता है। जब वे 18+ होते हैं तो उनको वोटर ID कार्ड का बनाना अनिवार्य होता है। वोटर ID कार्ड बनवाते हैं और फिर वोट देने की प्रक्रिया में वो भी संलग्न हो जाते हैं। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था कराती है। हमारे भारत में निर्वाचन आयोग है जो अनेक प्रकार के कार्य करती है। स्कूलों को केंद्रों में बांट देती है, चुनाव केंद्रों में बांट देती है, अलग अलग तरीके से पर्चा मोर्चा और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करवाने के लिए करवाती है ताकि लोग चुनाव करवाएं और चुनाव में भाग लें। अनेक अनेक प्रकार के इनके कार्य होते हैं। जिस प्रत्याशी को अधिकतर वोट मिलता है उनको नेता के रूप में चुन लिया जाता है। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली भारत में अपनाई गई है। ठीक है, याद रखना, जो सबसे आगे वही जीते, ये प्रणाली अपनाई गई है हमारे भारत में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार व राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार हैं, जैसे इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है। प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा प्रकार है अर्जेंटाइन व पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अर्थात जैसे इजराइल है, नीदरलैंड है, वहाँ पर एक ही क्षेत्र को, जैसे अपना पूरा दिल्ली है या पूरा कोई आज़ादपुर का इलाका, ऐसा कुछ भी इलाका आ जाता है, उसको निर्वाचन क्षेत्र में बांट देते हैं। एक ही जगह आपको वोट देना पड़ेगा। और जैसे कि अर्जेंटीना, पुर्तगाल है, वहाँ पर एक ही जगह पे या कुछ एक क्षेत्र हो गया, उसी क्षेत्रों में कई सारे छोटे छोटे भाग बांट दिए जाते हैं और उन भागों में चुनाव होते रहते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया करवाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी, मतलब कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को बांट दिया था और उन्हीं क्षेत्रों में चुनाव होते, जिनका जहाँ पास पड़ता है वहाँ पे चुनाव देने जाते थे।
भारतीय संविधान में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित की जा रही है, क्योंकि आरक्षण महिलाओं को भी दी जाती है, दलितों को भी दी जाती है और शेड्यूल कास्ट को भी दी जाती है। चुनाव, हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के सारे नियम कानून उल्लेखित किए गए हैं, चुनाव से संबंधित हैं, जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी इससे सहमत रहता है। फलस्वरूप आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाने में सफल साबित होता है। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयुक्त कुछ चुनाव सुधार संबंधित सुझाव भी देता है। स्वयं जनता को भी सतर्क रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। यदि कोई भी नेता, क्योंकि हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही नेता खड़ा होगा, तीन चार नेता लोग खड़े होते हैं, उनमें से कोई एक ही जीतता है। तो सबको पता होना चाहिए कौन हमारे हित के लिए काम करेगा, कौन हमारे हित के लिए नहीं काम करेगा। उसी के हिसाब से लोगों को अपना विशेष वोट देना चाहिए विशेष व्यक्ति को। ठीक है, चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे चुनाव कहते हैं। ठीक है, चुनाव का सीधा साधा परिभाषा आपके सामने दिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पर लोकतंत्र पाया जाता है, जनता जिस विधि द्वारा, वो कोई भी विधि हो सकती है, आपको मैंने बहुत सारी विधि भी बताई है, जिस भी विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिनिधि क्या होती है ये भी जान लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति को चुनाव करके सरकार में बैठाती है या विधानसभा संसद में बैठाती है, उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं, और वो प्रतिनिधि आगे चलकर और भी चुनाव कार्य करवाता है और हमारे देश के अलग अलग कार्यों में भाग लेता है और हमारे देश के हित के लिए कार्य करना शुरू करता है। लेकिन आजकल दलाल भी बहुत सारे हो गए हैं, जो चुनाव कराते समय तो दिखेंगे, पर जैसे चुनाव हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं, उनका एक पैर तक नहीं दिखता है। इसी प्रकार से चुनाव और प्रतिनिधि का परिभाषा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसको आराम से पढ़ना। अगर आप आंखें बंद करके सुनोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रचलन चालू किया गया है। जो 18 से प्लस होते हैं उनको वोटर आई डी कार्ड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 18 प्लस है तो वोटर आई डी कार्ड बनवा लीजिए। आप भी सरकार में भाग लीजिए, अपने कार्य को अंजाम दीजिए। वोट सबका इम्पॉर्टेंट होता है। लोकतंत्र, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का, लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र के हित के लिए, वगैरह वगैरह। हमने लोकतंत्र बहुत पढ़ा है, लोकतंत्र हम छोटी क्लास से ही पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इसमें फुल टू फुल डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है। हम इसमें लोकतंत्र का पहले विच्छेद करके देखते हैं कि लोक प्लस तंत्र, जिसमें होता है लोक का अर्थ होता है जनता या लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जहाँ पर जनता का शासन हो वहीं पे लोकतंत्र कायम होता है, लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी ही इच्छा अनुसार निर्वाचन आयोग में या निर्वाचन या चुनाव में भाग लेता है और अपने उम्मीदवार को मत देकर, ठीक है, अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका का सदस्य बनाता है। ठीक है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है और उससे विधायिका का सदस्य बना सकती है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमारे देश में पुराने समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव होते थे, क्योंकि वहाँ पर, अच्छा खुद देखो, अगर हमारे क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है, ठीक है, मॉनिटर का इलेक्शन होता है, तो क्या करते ज़्यादा हाथ उठाते हैं, हाथ उठा के बोलते हैं कि हाँ हमें ये मॉनिटर चाहिए। अब इतने ज़्यादा बच्चे तो है नहीं कि हमें वहाँ पे चुनाव कराना पड़ेगा, चिन्ह बनवाओ, वहाँ पे थप्पा लगेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर भी दो तरह के चुनाव होते थे, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण, याद रखना, कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से खड़े होकर
एकत्रित होकर हाथ उठाकर रोजमर्रा दैनिक के फैसले तथा सरकार चलाने में भाग लेते थे, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अर्थात पुराने समय की बात हो रही है, वहाँ पर जनसंख्या कम होती थी, तो वहाँ पर एक स्थान पर लोग होते थे इकट्ठा। इकट्ठा होने के बाद यदि कोई भी देश में कुछ अमेंडमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, कोई फंक्शन करना हो, तो हाथ उठाकर पूछ लिया जाता था कि भाई कोई कितने लोग हो, कितने हाथ खड़ा करोगे कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे चुनाव हो जाता था छोटे मोटे चीज़ों के लिए। लेकिन अब तो जनसंख्या बढ़ गई है, अब तो हर जगह क्राउड फैल गया है, हर जगह देखोगे तो करोड़ों अरबों में जनसंख्या गिनी जा रही है। इसीलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़ावा मिला है। आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवहारिक होना संभव नहीं है। आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। इसीलिए अपने प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति का दर्ज करवाई जाती है, जिसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे आम अभी जिस प्रकार से चुनाव करवाया जाता है उस प्रकार से। समझ आ गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आता है चुनाव और लोकतंत्र। मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में बता दिया था कि जहाँ पर चुनाव है वहीं पे लोकतंत्र है, जहाँ पर लोकतंत्र है वहीं पर चुनाव है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के सिक्के माने जाते हैं। सो चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है, तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। ठीक है, जहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई सरकार तो होगी जो जनता के हित के लिए कार्य करती होगी, जो जनता के बारे में सोचती होगी। वहाँ पर लोकतंत्र तो होगा ही। ठीक है, तो वहाँ पर चुनाव करवाई जाएगी। ठीक है, अब भारत में चुनाव व्यवस्था किस प्रकार से रखी गई है ये देखते हैं। भारतीय संविधान में चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्तता संस्था के गठन के नियमों का सूचीबद्ध कर रखा है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चुनाव आयोग ही चुनाव करवाने से लेकर चुनाव की प्रक्रिया के अंत तक कार्य करती है। ठीक है, हमारे चुनाव आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। विस्तृत नियम कानून संशोधन करवाती है। परिवर्तन का काम विधायिका को दे रखा है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, मतलब कौन एलिजिबल है, कौन मत दे सकता है, कौन 18 साल से ऊपर है जिसका वोटर आईडी कार्ड है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, जनगणना कैसे होगी, आदि सभी स्पष्ट कराती है। और भारत में ये सब चुनाव आयोग करवाते हैं। ठीक है, भारत में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहीं प्रत्यक्ष रूप से मत लिख देना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमारा लोकतंत्र में चुनाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि हम तो उपनिषद बना चुके थे। मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद चुनाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी। जो स्वतंत्रता यूनानी नेताएं थे उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश में चुनाव होगा और एक ईमानदार निष्पक्ष नेता चुना जाएगा तो हमारे देश को तरक्की करते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई थी। जिसके पहले चुनाव आयुक्त चुने गए थे वो थे श्री कुमार सेन। ठीक है, उनको आयुक्त बनाया गया था चुनाव आयोग का। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 सदस्यीय चुनाव का गठन किया गया था, जिसमें एक प्रमुख होता था जिसमें सुकुमार सेन थे और 2 अन्य होते थे। ठीक है, चुनाव आयोग का जो काम होता था, जो कार्य होते थे वो थे राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का, बड़े बड़े क्षेत्रों को चुनाव के क्षेत्रों में आवंटित करने का। ये राष्ट्रीय दलों, राज्य दलों और क्षेत्रीय दलों को मान्यता देता था। ये चुनाव खर्च की सीमा भी निर्धारित करता था। आयोग समय समय पर मतदाता सूची तैयार करते रहते थे और मतदाताओं को भी सतर्क करते रहते थे कि आप अपने सही उम्मीदवार को ही मत देना। ठीक है, अब हमारे देश में कौन सी प्रणाली अपनाई गई ये भी देख लेते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, या इसे ये भी कह सकते हैं जो सबसे आगे वही जीते, अर्थात जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है वही आगे नेता बनता है। यदि वो एक वोट भी उसको एक्स्ट्रा मिला है तो वही नेता चुना जाएगा, और जो बाकी लोगों के वोट होते हैं, जो दूसरे लोगों को मिले जाते हैं, उनके वोट बेकार जाते हैं। इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी होता है, और जीत का अंतर सिर्फ एक वोट का हो तो भी वो वाला व्यक्ति जीत जाता है जिसको एक वोट एक्स्ट्रा मिलते हैं। हमारे देश में
यदि 3-4 बंदे खड़े होते हैं वोट के लिए, तो उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो एक को वोट दे चुके हैं, जो जीत चुका है। लेकिन उनमें से कुछ-कुछ होते हैं, जनता लोग होते हैं, जिनको किसी और को जिताना जिसको कोई और जिताना चाहते हैं, वो लोग रह जाते हैं, उनके वोट बर्बाद चले जाते हैं। इसीलिए उसके बाद गठबंधन की सरकार बननी शुरू हो गई। जिनको कम वोट मिलते थे, वो गठबंधन करके अपनी सरकार बना लेते थे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये भी है हमारे देश में। इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले प्रत्याशी की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देता है और अपने उतने ही प्रत्याशी को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के दो प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इजराइल व नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है। प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना व पुर्तगाल में है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली को ही क्यों स्वीकार किया गया? ऐसे ऐसे मतलब भारत को क्या मिल रहा होगा, क्या लाभ मिल रहा होगा जिससे भारत ने सर्वाधिक वोट प्रणाली को ही चुना? ये प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति व चुनाव का ज्ञान नहीं है। ठीक है, उनके लिए बहुत ईजी है कि भैया वोट दे दो, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है वो जीत गया। चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं कि हाँ, ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है। ठीक है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवार के चुनाव को अवसर मिलता है, जिनको वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ठीक है। चुनाव सुधार, हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सभी जगह चुनाव सही तरीके से होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। चुनाव में भी कई दलाल मिल जाते हैं जो धोखाधड़ी जबरन चुनाव वोट ले लेते हैं, लोगों से पैसा देते हैं घर घर जाके कि आप हमें वोट दो, वोट खरीद लेते हैं। कभी कभी तो वोट का जो बॉक्स होता है उसी को गायब कर देते थे। जिसको नहीं जीतना चाहिए वो जीत जाता था और नेता बन के सामने खड़ा हो जाता था। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती है, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना चाहिए। हमेशा एक ही तरीके से चुनाव नहीं कराने चाहिए, अलग अलग तरीके, ताकि वो निष्पक्ष रहे, लोगों के हित के लिए रहे। इसीलिए चुनाव आयोग को भी ये सारे चीज़ों को सोचना चाहिए, जिसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध या फिर चुनाव लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार से जो चुनाव में थोड़े बहुत भी दोष होते हैं वो हट जाते हैं। यदि हर कोई इंसान शिक्षित रहेगा, उसको अपने अच्छे बुरे का पता होगा, तो वो अपने हित के लिए ही अपने नेता को चुनेगा, फालतू में अपने वोट को ज़ाया नहीं करेगा। इसी के साथ साथ आपका ये चुनाव और प्रतिनिधित्व का चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत शॉर्ट में समझाया है, बहुत इजी मेथड से समझाया है। वीडियो को पूरा देखना, एक बार और देखोगे तो पूरा याद हो जाएगा, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पढ़ते जाओ, अपने आप पेपर में पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बता देना अगर आपको और कुछ ना समझ आया, कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड करना भूल गई हूँ तो आप मुझे बता देना। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।